हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एम्स नॉर्थ फ्री टेस्ट 9 जो आपका नौवां पेपर हुआ एम्स नॉर्थ फ्री टेस्ट वाला, वो पेपर आज हम कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपकी नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से लिंक को ओपन करके हमारे ऐप को डाउनलोड कर ले और जो ही फ्री टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं उन सभी फ्री टेस्ट को आप अटेंड कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को भी ऐप के बारे में ज़रूर बताएं। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है, चाहे एम्स के हो, चाहे BHU के हो, चाहे ESIC हो, DSSB, जो भी पेपर्स, जितने भी पेपर्स हमारे पास अवेलेबल है, सारे के सारे पेपर्स आपको ऐप के ऊपर एक कोर्स के थ्रू प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और जैसे कि अभी कुछ क्वेश्चंस यानी कुछ पेपर्स आपको वहाँ पे दिए भी गए हैं, शायद 35 प्लस जो है पेपर्स आपको प्रोवाइड करवा दिए, और भी बहुत सारे पेपर्स आपको भी मिलने वाले हैं। तो आप उस कोर्स को बाई करके प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी बहुत बार कहा है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं अगर आपने वो पढ़ लिए तो 60% नॉर्थ सेट आप क्लियर वहीं कर जाते हैं। 60% नॉर्थ सेट आपका क्लियर हो जाता है जब आप प्रीवियस ईयर के ऑल जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सब को पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को अच्छे से पढ़ें, देखें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अच्छे से याद करें। ये आपको जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें आपको सफलता ज़रूर दिलाएंगे। चलिए इस पेपर को हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहला सवाल जो आपको इस पेपर में दिया गया था, An agitated client is admitted to the emergency department with tachycardia, dyspnea and intermittent chest palpitations। एक पेशेंट एडमिट हुआ है किस डिपार्टमेंट में? इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। जिसको कंडीशन कौन कौन सी डेवलप हो रही है? टेकीकार्डिया, डिस्निया, उसको मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसकी पल्स रेट वगैरह वो बढ़ी हुई है, इंटरमिटेंट चेस्ट पाल्पिटेशंस। और जो पाल्पिटेशंस का मतलब होता है हार्ट जो मतलब पंप करता है, जब लब और डब की जो साउंड होती है वो आपको खुद को सुनाई देगी। मतलब इतनी ज़ोर से पंप करेगा हार्ट कि आपको आपके हार्ट की जो भी लब डब की जो साउंड्स है वो आपको खुद को सुनाई देगी। तो वो होती है पाल्पिटेशंस, घबराहट होगी। और जो आप मतलब पल्स चेक करते हो, पल्स ऑटोमेटिकली आपको खुद को सुनाई देगी, है ना, तो वो होती है पाल्पिटेशन। तो इंटरमिटेंट चेस्ट पाल्पिटेशंस की कंडीशन भी उसमें डेवलप हो रखी है। आगे देखिए आपको क्या फाइंडिंग दी गई है। द क्लाइंट हैज ए ब्लड प्रेशर ऑफ 170/110 mmHg एंड हार्ट रेट ऑफ 130 बीट्स पर मिनट। जो ब्लड प्रेशर उस पेशेंट का, वो ब्लड प्रेशर आ रहा है 170/110, यानी हाइपर टेंशन की कंडीशन है। और ये जो यहाँ पे सिम्टम्स दिए गए हैं, टेकीकार्डिया, डिस्निया, इंटरमिटेंट चेस्ट पाल्पिटेशंस, ये हाइपर टेंशन की कंडीशन में ही देखने को आपको मिलेंगे। हार्ट रेट कब बढ़ेगी? जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। जो चेस्ट पाल्पिटेशंस कब देखने को मिलेंगे? जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, है ना। डिस्निया और डिफ़िकल्टी किस में होगी? सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगी। किस कंडीशन में? हाइपर टेंशन की कंडीशन में। अब यहाँ पे हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, 72 नॉर्मल होती है, जिसको हम 60 to 100 मान सकते हैं। देखिए 60 to 100 नॉर्मली हम मान सकते हैं, तो यहाँ पे हार्ट रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। 130 बीट्स पर मिनट जो है वो हार्ट बीट उस पेशेंट के अंदर देखने को मिल रही है। अब देखिए आगे क्या पूछा जा रहा है। द क्लाइंट हेल्थ हिस्ट्री रिवील्स थिनिंग हेयर, recent 10 lb weight loss, increased appetite, fine hand and tongue tremors, hyper reflux tendon reflexes and smooth moist skin। उसकी जब आपने हिस्ट्री चेक की उस पेशेंट की, आपने प्रीवियस जो भी उन्होंने जांच करवा रखी थी वो आपने जांच वगैरह जब चेक की, प्रीवियस हिस्ट्री आपने देखी, तो आपने पाया कि उस पेशेंट के जो हेयर है वो क्या है? थिनिंग हेयर, बहुत ज़्यादा पतले वो हेयर हो चुके हैं। और उसमें जो वेट लॉस है वो भी हो रहा है। वो रिसेंटली 10 lb जो है वेट लॉस उस पेशेंट में हुआ है। बहुत ज़्यादा भूख उसको लग रही है। फाइन हैंड एंड टंग ट्रिमर्स, टंग्स में और हैंड्स में कुछ ट्रिमर्स भी आ रहे हैं। साथ ही साथ हाइपर रिफ्लेक्स टेंडन रिफ्लेक्सेस जो है वो भी देखने को मिल रहे हैं। और स्मूथ मॉइस्ट स्किन जो है वो स्मूथ है और मॉइस्ट है। तो ऐसी फाइंडिंग जो है वो आप इस हिस्ट्री के अंदर आपको ये कंडीशंस देखने को मिल रही है। अब आगे देखो क्या पूछा जा रहा है। ए फिजिशियन राइट ऑर्डर फॉर द क्लाइंट। फिजिशियन जो है वो क्लाइंट को एक ऑर्डर लिखता है, ठीक है। अब वो क्या लिखता है वो आपको नहीं बताया गया है। अब आपको आपका काम पूछा गया है। देखिए विच ऑर्डर शुड द नर्स इम्प्लीमेंट फर्स्ट। उस डॉक्टर ने या फिजिशियन ने अलग अलग 3-4 ऑर्डर्स लिखे हैं, उनमें से कौन सा जो ऑर्डर है वो आप यहाँ पे सबसे पहले इम्प्लीमेंट
करेंगे? यही आपको सवाल पूछा गया है। कहानी बहुत बड़ी है बट सवाल आपको इतना सा पूछा गया है कि एज नर्स आप यहाँ पे कौन सा ऑर्डर इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट है ऑप्टेन 12 लेड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, नेक्स्ट है एडमिनिस्टर प्रोप्रेनोलोल 2 mg इंट्रावेनसली क्यू 10 to 15 मिनट और अंटिल सिम्टम्स आर कंट्रोल्ड। क्यू का मतलब क्या होता है, किसी को पता है तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे देखिए, एडमिनिस्टर प्रोपाइलेथियोयूरेसिल जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PTU 600 mg ओरल लोडिंग डोज फॉलोड बाई 200 mg orally Q for hour। आगे देखिए, नेक्स्ट ऑप्टेन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH फ्री T4 एंड कार्डियक एंजाइम लेवल। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सेकंड एडमिनिस्टर प्रोप्रेनोलोल 2 mg इंट्रावेनसली Q 10 to 15 मिनट और अंटिल सिम्टम्स आर कंट्रोल्ड। देखिए पेशेंट की कंडीशन कौन सी है, हाइपरटेंशन की, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 170/110। इसकी वजह से उसको टैकीकार्डिया, डिस्निया, इंटरमिटेंट चेस्ट पाल्पिटेशंस और जो हार्ट बीट है या हार्ट रेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो उस पेशेंट का सबसे पहले तो क्या करना है, जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्रोप्रेनोलोल है 2 mg जो है वो हम इंट्रावीनसली 10 से 15 मिनट, क्यू का मतलब होता है एवरी हावर यानी प्रत्येक घंटे 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर अपने को ये प्रोप्रेनोलोल जो है 2 mg ये IV आपको उस पेशेंट को देनी है। जब तक कि उस पेशेंट की कंडीशन कंट्रोल नहीं हो जाती या फिर जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है वो जब तक कंट्रोल नहीं हो जाता तब तक आपको ये मैनेजमेंट कंटिन्यूस करते रहना है। क्यों का मतलब होता है एवरी हावर। तो एक घंटे में 10 से 15 मिनट तक आपको क्या देना है, प्रोप्रेनोलोल 2 mg इंट्रावेनसली। अगर वो पेशेंट की जो सिम्टम्स है या फिर जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ वो अगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो प्रत्येक घंटे से आपको ये डोज जो है वो देनी ही देनी है। चलिए रैशनल से और समझते हैं इसको। द नर्स शुड फर्स्ट एडमिनिस्टर प्रोप्रेनोलोल एज ऑर्डर बाय द फिजिशियन ने ऑर्डर दिया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोप्रेनोलोल जो है वो एडमिनिस्टर करवानी है। Propranolol is a beta-adrenergic blocker for symptomatic relief of thyrotoxicosis and decreasing peripheral conversion of T4 and T3। देखिए जो प्रोप्रेनोलोल है वो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर की एक ड्रग है जो क्या करती है, सिम्टोमेटिक रिलीफ देती है। किस कंडीशन में, अगर हाइपर टॉक्सिकोसिस किसी पर्सन को थायरोटॉक्सिकोसिस किसी पर्सन को हो जाए या फिर डिक्रीजिंग पेरिफेरल कन्वर्जिजन जो है अगर किसी पेशेंट को हो जाए T3 T4 हार्मोन की वजह से, तो इन कंडीशंस में जो सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं उनमें रिलीफ देने का काम कौन करती है, प्रोप्रेनोलोल। ये जो है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर की ड्रग है। आगे देखिए, इट कंट्रोल कार्डिक एंड साइकोमोटर मैनिफेस्टेशंस विद इन मिनट्स, यानी जो कार्डिक और जो साइकोमोटर मैनिफेस्टेशंस अराइज हो रहे हैं पेशेंट के अंदर, ये ड्रग उनको कुछ ही मिनटों में कंट्रोल कर लेती है। तो ये जो ड्रग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे पेशेंट्स के लिए। तो ये काम आपको यहाँ पे क्या करना है, उस पेशेंट को 2 mg जो प्रोप्रेनोलोल है वो प्रत्येक घंटे में 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर उस ड्रग को देना होता है। प्रत्येक घंटे में 10 से 15 मिनट के अंदर उस ड्रग को देना होता है। एक बार आपने 10 से 15 मिनट में उस ड्रग को दे दी, फिर आप 1 घंटे वेट कीजिए, उसके बाद उसके जो भी वाइटल्स है वो तो आपको आधे घंटे पे चेक करने हैं, बट 1 घंटे बाद में फिर से अगर वही कंडीशन है रिमेनिंग है तो फिर आपको फिर से वही प्रोप्रेनोलोल जो है वो आपको एडमिनिस्टर करवानी है। आगे देखिए, ए बीटा ब्लॉकर इज ऑल्सो द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ए क्लाइंट विथ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। जो बीटा ब्लॉकर्स होती है वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है किसका, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से भी बनता है कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है। तो आपको वहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिए जाएंगे, कुछ कार्डियक ड्रग्स के नाम दिए जाएंगे, तो वहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स की ड्रग भी आपको दी जाएगी। तो वहीं आपको करेक्ट आंसर करना होगा। आगे देखिए, डिसरिथमिया कैन अकर फ्रॉम बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर स्टिमुलेशन caused by excess thyroid hormone or following an एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। डिसरिथमिया है वो किसके मतलब जो डिसरिथमिया है वो कब होगा, जब जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेट होंगे तो क्या कॉज करेंगे, जो थायराइड हार्मोन्स है उनको बढ़ा देंगे। थायराइड हार्मोन्स जो है
उनके सिक्रेशन को बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम या फिर जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है वो कॉज होगा, या फिर थायराइड हार्मोन्स बढ़ जाएंगे, तो इसकी वजह से डिसरिथमिया भी पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है इस ड्रग की इस ड्रग की वजह से। आगे देखिए, PTU विल इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। जो PTU है ड्रग, ये क्या करती है, थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, तो ये तो आपको काम में लेनी ही नहीं है। आगे देखिए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में भी एज सून एज 1 आवर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। जो क्लिनिकल इफेक्ट है इस ड्रग का वो आपको एज सुन एज 1 आवर, जैसे आपने दिया है उसके विद इन 1 आवर आपको इस ड्रग का जो इफेक्ट है वो आपको पता चल जाएगा। पेशेंट के काफ़ी जो सिम्टम्स है उनमें उनको रिलीव मिल जाएगी। आगे देखिए, डिक्रीज्ड TSH एंड एलिवेटेड फ्री T4 कन्फर्म द डायग्नोसिस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर TSH का लेवल डिक्रीज है और जो फ्री T4 है वो अगर बढ़ा हुआ है तो ये किसको इंडिकेट करता है, हाइपरथायरॉयडिज्म को। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से भी बनता है कि पेशेंट आपके पास में आया है और उस पेशेंट की कंप्लेन आपको बता दी जाती है, फिर कहा जाता है कि ये डायग्नोस हुआ हाइपरथायरॉयडिज्म से, तो आपको कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी, या फिर एज नर्स आप कौन सी फाइंडिंग चेक करेंगे या असेस करेंगे, तो वहाँ पर आपको आंसर में करना होगा TSH लेवल डिक्रीज और एलिवेटेड फ्री T4 हार्मोन लेवल। तो ये जो है कंफर्म डायग्नोसिस हाइपरथायरॉयडिज्म का। आगे देखिए, एलिवेटेड कार्डिक एंजाइम कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का कंफर्म डायग्नोसिस क्या है। आंसर में आपको करना होगा एलिवेटेड कार्डियक एंजाइम। अगर कार्डियक एंजाइम्स बढ़े हुए हैं तो वो किसका कंफर्म डायग्नोसिस है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का। तो बहुत सारे सवाल यहाँ से बनते हैं। देखिए, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का कंफर्म डायग्नोसिस पूछा जा सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म का कंफर्म डायग्नोसिस आपको पूछा जा सकता है। जो बीटा ब्लॉकर है इसको लेकर फर्स्ट लाइन ड्रग ये किसकी है, इसको लेकर सवाल आपको पूछा जा सकता है। थायरोटॉक्सिकोसिस और डिक्रीजिंग पेरिफेरल कन्वर्जन के लिए कौन सी ड्रग यूज़ ली जाती है, कौन से ब्लॉक की या फिर कौन से ब्लॉकर की ड्रग जो है वो यूज़ ली जाती है, ये आपको पूछा जा सकता है। बहुत सारे सवाल यहाँ से बनते हैं। PTU जो है ये क्या करती है, थायराइड हार्मोन को बढ़ाती है कि ये इसके सिंथेसिस को इनहिबिट करती है कि, इस प्रकार से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। ओके, अगला सवाल देखिए, Which nursing diagnosis should a nurse include when developing a plan of care for a client with hypothyroidism? हाइपोथायरॉयडिज्म का सवाल है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा वो नर्सिंग डायग्नोसिस है जो आप हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में आप क्रिएट करोगे या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए, डायरिया रिलेटेड टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हाइपरमोटिलिटी, नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, न्यूट्रिशन less than body requirement related to caloric intake, insufficient for metabolic rate, next activity intolerance related to increased metabolic rate, next anxiety related to forgetfulness, slowed speech and impaired memory loss। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फोर्थ, हाइपोथायरॉयडिज्म का आपको नर्सिंग डायग्नोसिस पूछा जाए तो आपको आंसर में क्या करना है, एंजाइटी रिलेटेड टू फॉरगेटफुलनेस, स्लोड स्पीच एंड इम्पेयर्ड मेमोरी लॉस। बाकी जो आपको यहाँ पे 3 डायग्नोसिस दिए गए हैं ये है हाइपरथायरॉयडिज्म के। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म का सवाल पूछा जाए तो फिर आपके ये तीनों में से आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा। तो देखिए, जो एंजाइटी है वो किसकी वजह से हो रही है, फॉरगेटफुलनेस की वजह से या फिर स्लोड स्पीच। जो एंजाइटी है, फॉरगेटफुलनेस, स्लो स्पीच या फिर इम्पेयर्ड मेमोरी लॉस, ये सभी किसकी वजह से हो रहे हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से। बाकी डायरिया है, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस है, ये सभी हाइपरथायरॉयडिज्म के कंडीशन में देखने को मिलते हैं। देखिए, इसको रैशनल से और समझते हैं। डिस्टर्ब्ड थॉट प्रोसेस कैन कॉज ए क्लाइंट टू बी एनेक्सियस। अगर थॉट प्रोसेस किसी पर्सन की अल्टर्ड होती है, डिस्टर्ब होती है, तो उस पेशेंट में एंजाइटी होना स्वाभाविक है, बिल्कुल होगी। एकदम से अगर कोई पर्सन सब कुछ नॉर्मली सोच रहा है और वो अगर अच्छे से नहीं सोच पा रहा है तो उसको एंजाइटी होगी, ज़रूर होगी। ओके, डायरिया एंड इम्बैलेंस न्यूट्रिशन रिलेटेड टू इनसफिशिएंट कैलोरिक एंड एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, नर्सिंग डायग्नोसिस एज अप्रोप्रिएट फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म। डायरिया और जो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन है वो इनसफिशिएंट कैलोरी की वजह से होते हैं और एक्टिविटी इंटॉलरेंस जो है वो इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट की वजह से हो रहा है। तो ये जो डायग्नोसिस है ये मोस्टली हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ। अगला सवाल देखिए,
A nurse assessment of a client diagnosed with Cushing syndrome includes the following finding। एक पेशेंट है जो आपके पास आया और वो डायग्नोस हुआ है कुशिंग सिंड्रोम से, उसकी फाइंडिंग्स कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए, 4+ पेटिंग लेग एडिमा, ब्लड ग्लूकोज 140 mg/dl, irregular heart rate and ecchymosis on the right arm, which action should be taken by the nurse first। देखिए, उसकी फाइंडिंग्स आपको यहाँ पे दी गई है। जो लेग एडिमा है उसमें जो पेटिंग लेग एडिमा हो रहा है वो किस प्रकार का है, 4+ पेटिंग लेग एडिमा। पहली बात तो यहाँ पे देखिए, कुशिंग सिंड्रोम का आपको सवाल पूछा जा रहा है। कुशिंग सिंड्रोम के कुछ सिम्टम्स आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, सवाल यहीं से बनते हैं। कभी कभी सवाल ये पूछे जाते हैं कि कुशिंग सिंड्रोम का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, तो फिर आपको वहाँ पे ऑप्शंस में दिए जाते हैं, पेटिंग लेग एडिमा, नॉर्मल एडिमा, इस प्रकार से मतलब ऑप्शंस आपको क्रिएट करके दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पेटिंग लेग एडिमा जो है वो कुशिंग सिंड्रोम में देखने को मिलता है। जो भी यहाँ पे सिम्टम्स है उनको अच्छे से याद कर लीजिए। 4+ पेटिंग लेग एडिमा हो रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल 140 mg/dl है, इरेगुलर अगर हार्ट रेट आ रही है और इकाइमोसिस की कंडीशन अगर राइट आर्म में हो रखी है तो ये किसको इंडिकेट कर रही है, कुशिंग सिंड्रोम को। तो एक कुशिंग सिंड्रोम की कुछ फाइंडिंग्स आपको दी गई है। अब आपको पूछा गया एज ए नर्स यहाँ पे कौन सा एक्शन आप सबसे पहले लोगे, सबसे पहले कौन सा एक्शन लोगे, विच एक्शन शुड बी टेकन बाय द नर्स फर्स्ट। एज ए नर्स आप सबसे पहले कौन सा एक्शन लोगे। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट वेट द क्लाइंट, नेक्स्ट एडमिनिस्टर इंसुलिन, नेक्स्ट नोटिफाई द फिजिशियन, नेक्स्ट मेजर द क्लाइंट्स एब्डोमिनल गर्थ। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड, नोटिफाई द फिजिशियन। देखिए कंडीशन क्या है, पेटिंग लेग एडिमा 4+ की कंडीशन में है, ब्लड ग्लूकोज जो है वो 140 mg/dl है और हार्ट रेट भी इरेगुलर है। हार्ट रेट भी क्या है, इरेगुलर है। इकाइमोसिस की कंडीशन डेवलप हो रखी है। तो आपको अपने आप को डॉक्टर नहीं समझना है, जो भी फिजिशियन है उसको नोटिफाई करना है। अगर ऐसी कंडीशन किसी पेशेंट में दिखाई दे रही है तो अपने आप को डॉक्टर ना समझे, डॉक्टर जो है जो फिजिशियन है उनको आप नोटिफाई करें, जिससे कि वो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके या फिर जो भी अलग से जो भी टेस्ट वगैरह है या फिर जो भी उसका मैनेजमेंट है वो कर सके। ओके, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नोटिफाई द फिजिशियन। देखिए इसको रैशनल से और समझते हैं। कुशिंग सिंड्रोम कॉज ओवर प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम। कुशिंग सिंड्रोम क्यों होता है या फिर कुशिंग सिंड्रोम का कारण क्या है। कुशिंग सिंड्रोम का कारण है एल्डोस्टेरोन हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन। एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होना, यानी कि पेशेंट में कुशिंग सिंड्रोम होना। ओके, आगे देखिए, रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। अगर वाटर का रिटेंशन हो रहा है और जो सोडियम है अगर वो बॉडी के अंदर रिटेंट हो रहा है, अगर वो बॉडी के अंदर रिटेंट हो रहा है, एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है, और जो पोटेशियम है वो अगर एक्सक्रीट आउट हो रहा है, तो इसकी वजह से कंडीशन जो कॉज होगी वो क्या होगी, कुशिंग सिंड्रोम। तो ध्यान रखना, यहाँ से सवाल इस प्रकार से पूछे जाते हैं, कुशिंग सिंड्रोम किसकी वजह से होता है या फिर कॉज ऑफ द कुशिंग सिंड्रोम। ऑप्शंस में आपको दिया जाएगा और प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन एंड अलग अलग ऑप्शंस और भी दिए जाएंगे, वहाँ पे आपको आंसर में करना होगा और प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन में ओवर प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन ना देकर ऑप्शन दे दिया जाए रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम, तो फिर आपको यहाँ पे आंसर में क्या करना होगा, रिटेंशन ऑफ सोडियम वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम तो बाहर निकल रहा है लेकिन सोडियम और वाटर जो है वो क्या रह रहा है, रिटेंट रह रहा है, बॉडी के अंदर ही जमा हो रहा है, और ये एल्डोस्टेरोन के ओवर प्रोडक्शन की वजह से हो रहा है। ओवर प्रोडक्शन किसका हो रहा है, एल्डोस्टेरोन, जिसकी वजह से एक कंडीशन डेवलप हो रही है जिसका नाम है कुशिंग सिंड्रोम। आगे देखिए, एन इरेगुलर हार्ट रेट कैन अकर्स फ्रॉम हाइपोकैलेमिया। अगर हार्ट रेट जो है वो इरेगुलर हो रही है, यानी जो हार्ट है वो अच्छे से प्रॉपर कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, किसकी वजह से, हाइपोकैलेमिया की वजह से। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, पोटेशियम तो बाहर निकल रहा है, ब्लड जो बॉडी है उसके अंदर तो सोडियम और जो वाटर है वो रिटेंट हो रहा है, पोटेशियम बाहर निकल गया तो सीधी सी बात है हाइपोकैलेमिया पेशेंट में डेवलप होगा, और इसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इरेगुलर हार्ट रेट। जो हार्ट रेट है वो इरेगुलर आपको देखने को मिलेगी। आगे देखिए, फिजिशियन शुड बी नोटिफाइड इमीडिएटली टू ऑब्टेन सीरम लेबोरेटरी स्टडीज एंड टू ट्रीट द इरेगुलर हार्ट रेट एंड हाइपोकैलेमिया इफ प्रेजेंट। फिजिशियन को नोटिफाई इसलिए इमीडिएटली करना है क्योंकि आपने सीरम लेबोरेटरी स्टडी की है और आपने फाइंड आउट किया है या फिर उस पेशेंट की कंप्लेन के अंदर आपने देखा है कि इरेगुलर हार्ट रेट आ रही है। फिजिशियन को इमीडिएटली इन्फॉर्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पेशेंट के अंदर क्या डेवलप हुआ है, हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम की कमी हो गई है।
देखिए यहाँ पे मैंने आपको शुरू में क्या कहा है, पोटेशियम की कमी होगी, सोडियम और वाटर जो है वो रिटेंट होगा। ये किसकी वजह से हो रहे हैं, और प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन की वजह से। और यही तो क्या है, कुशिंग सिंड्रोम। तो यहाँ पे जो पेशेंट है उस पेशेंट में अगर ये कंप्लेन आ रही है तो पहले फिजिशियन को नोटिफाई करना है, जिससे कि वो फिजिशियन उसके अदर जो भी लेबोरेटरी टेस्ट है वो करवा सके, या फिर जो अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट है वो कर सके। आगे देखिए, द अदर एक्शंस आर अप्रोप्रिएट फॉर द क्लाइंट विद कुशिंग सिंड्रोम बट द फर्स्ट एक्शन एड्रेसेस द मेजर प्रॉब्लम। बाकी जो अदर एक्शंस है, जैसे मेजरमेंट ऑफ क्लाइंट एब्डोमिनल गर्थ है, एडमिनिस्टर इंसुलिन, बाकी जो अदर एक जो ऑप्शंस और है ऊपर, जो भी ऑप्शंस है वो सारे के सारे वैसे अप्रोप्रिएट है कुशिंग सिंड्रोम के लिए। बट यहाँ पे जो फर्स्ट एक्शन आपका रहेगा वो मेजर प्रॉब्लम के ऊपर रहेगा, कि जो मेजर प्रॉब्लम है इसके प्रति आप एज नर्स क्या करेंगे, ये आपका मेजर जो है यहाँ पे इंटरवेंशन रहेगा। ओके, अगला सवाल देखिए, which medication should a nurse plan to administer to a client admitted in Addisonian crisis। एक पेशेंट जो एडमिट हुआ है और उस पेशेंट को कंडीशन है एडिसनियन क्राइसिस, उस पेशेंट क्राइसिस जो है उस पेशेंट को हो रखा है। तो एज ए नर्स यहाँ पे कौन सा प्लान एडमिनिस्टर करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया, फर्स्ट है रेगुलर इंसुलिन, नेक्स्ट है कीटाकोनाजोल, नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, नेक्स्ट है हाइड्रोकॉर्टिसोन। तो आपको यहाँ पे मेडिसिन के नाम दिए गए और मेडिकेशन के बारे में पूछा गया कौन सी मेडिकेशन आप यहाँ पे एडमिनिस्टर करेंगे। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन 4 हाइड्रोकॉर्टिसोन। अगर एडिसनियन क्राइसिस किसी पर्सन को हो रखा है तो हाइड्रोकॉर्टिसोन जो मेडिकेशन आती है वो एडमिनिस्टर आपको करनी है। ओके, देखते हैं इसको रैशनल से। और Addisonian crisis results from insufficient secretion of glucocorticoid and mineralocorticoid from the adrenal cortex। देखिए जो दो हार्मोन्स निकलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं। अगर इनकी इनसफिशियंसी हो जाए, अगर ये बहुत कम अमाउंट में सिक्रेट होने लग जाए, तो इसकी वजह से कंडीशन जो कॉज होगी वो क्या होगी, एडिसनियन क्राइसिस। और एडिसनियन क्राइसिस अगर पेशेंट को हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए जो मेडिकेशन यूज लेते हैं वो कौन सी यूज लेते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन। देखिए हाइड्रोकॉर्टिसोन क्या करती है, हाइड्रोकॉर्टिसोन इज ए कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज्ड इन द एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रोडक्शन। हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है वो जो भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हार्मोन्स होते हैं वो इनसफिशिएंट अगर सिक्रेट हो रहे हैं, तो ये जो हाइड्रोकॉर्टिसोन है ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के रूप में इसको यूज़ लिया जा रहा है। तो ये क्या करेगी, बैलेंस करेगी। जो भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड अगर इनकी इनसफिशियंसी हो रही है तो इनकी जगह ये वर्क करेगी और ये इनका बैलेंस जो है वो मेंटेन करेगी। ओके, आगे देखिए, हाइपोग्लाइसीमिया नॉट हाइपरग्लाइसीमिया इज एसोसिएटेड विथ एडिसनियन क्राइसिस। हाइपोग्लाइसीमिया ज़रूर हो सकता है पेशेंट में, हाइपरग्लाइसीमिया कभी भी नहीं होगा। एडिसनियन क्राइसिस अगर पेशेंट को हो रखा है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन उसके अंदर डेवलप होगी। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एडिसनियन क्राइसिस के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया होता है या हाइपोग्लाइसीमिया, तो फिर आपको आंसर में क्या करना होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। कीटाकोनाजोल इज ए सिस्टमिक एंटीफंगल दैट हैज़ एन अनलेबल्ड यूज्ड इन ट्रीटिंग कुशिंग सिंड्रोम एज एन एड्रेनल एंजाइम इनहिबिटर। देखिए जो कीटाकोनाजोल है वो एंटी फंगल ड्रग है। कौन सी ड्रग है, एंटी फंगल ड्रग है। जिनको इचिंग, खाज खुजली की मतलब प्रॉब्लम होती है उनको कीटाकोनाजोल प्रेस्क्राइब की जाती है। अब देखिए कीटाकोनाजोल को कुशिंग सिंड्रोम में यूज लिया जाता है, क्यों? सवाल ये पूछा जाता है कीटाकोनाजोल अगर कुशिंग सिंड्रोम में दे रहे हैं या फिर कुशिंग सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? ये क्या काम करती है, ये काम करती है एड्रेनल एंजाइम इनहिबिटर। क्या करती है, जो भी एड्रेनल एंजाइम्स सिक्रीट हो रहे हैं उनको इनहिबिट करने का काम करती है। कौन सी ड्रग, कीटाकोनाजोल। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से क्रिएट होता है। आगे देखिए, एडिसनियन क्राइसिस प्रोड्यूस सीवियर हाइपोटेंशन, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज यूज्ड टू ट्रीट सीवियर हाइपरटेंशन। यहाँ पे जो अलग अलग ड्रग्स दे रखे हैं उनके यहाँ पे मतलब बताए गए हैं, उनका यूज़ आपको बताया गया। देखिए जो हाइपरटेंशन होती है उसके अंदर ड्रग यूज़ लेते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। एडिसनियन अगर क्राइसिस किसी पर्सन को होगा तो उसको हाइपरटेंशन कभी भी नहीं होगा, उसके अंदर जो कंडीशन कॉज होगी वो क्या होगी, हाइपोटेंशन। तो यहाँ पर उस पेशेंट को सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि उसको ऑलरेडी क्या है, हाइपोटेंशन।
हाइपरटेंशन अगर होता तो फिर आपका आंसर क्या हो जाता, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, क्योंकि ये भाई जो एडिशनल क्राइसिस हो रहा है इसकी वजह से ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम ये ड्रग्स भी दे सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जो एडिशनल क्राइसिस है उसके अंदर हाइपोटेंशन होता है, इसलिए इसमें हाइपरटेंशन की जो ड्रग है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड वो कभी भी यूज़ नहीं लेते हैं। और ये जो नाइट्रोक्लोराइड है वो ओनली सीवियर हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को ही एडमिनिस्टर या प्रिस्क्राइब की जाती है। अगला सवाल देखिए, an experienced nurse is most likely to teach a new nurse that surgery to repair a hiatal hernia is becoming more common to prevent the emergency complication of। देखिए कि एक्सपीरियंस्ड नर्स है, बिल्कुल बहुत सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है। एज ए नर्स आप किसी हॉस्पिटल में या फिर कहीं आपने काम किया हो तो आपको मतलब वहाँ पे एक्सपीरियंस हो चुका है काम करने का। अब देखिए सवाल आपको क्या पूछा जा रहा है, टू टीच ए न्यू नर्स। अब आप देखिए एक्सपीरियंस नर्स है तो आपके पास में जो भी नई नर्स आई है या फिर जो भी न्यू आपके पास एम्प्लॉय आया है तो उसको आप क्या करवा रहे हैं, टीचिंग दे रहे हैं, उसको आप बता रहे हैं। देखिए एक पेशेंट है जिसकी सर्जरी हुई है हाइटल हार्निया की, अब उस नई नर्स को आप बता रहे हैं ये चीज़ें, हाइटल हार्निया की सर्जरी हुई है या रिपेयरमेंट हुआ है, तो उस कंडीशन में मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है वो आपको देखने को मिलेगा, वो कॉम्प्लिकेशन उस पेशेंट में देखने को मिलेगा। तो उस पेशेंट को उस कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट भी करना होगा और वो इमरजेंसी कॉम्प्लिकेशन है। ये आप किसको बता रहे हैं, न्यूली जो नर्स वहाँ पे आपके पास में आई है, जो एक्सपीरियंस नर्स है वो न्यूली नर्स को ये समझा रही है कि हाइटल हार्निया की सर्जरी किसी पर्सन की हुई है तो उसमें ऐसा कौन सा वो मेजर कॉम्प्लिकेशंस है जो अगर अराइज हो जाए तो उसको जल्दी से जल्दी प्रिवेंट करने की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, सीवियर डिस्फेजिया, नेक्स्ट है इसोफेजियल एडिमा, नेक्स्ट है हार्निया स्ट्रेंगुलेशन, नेक्स्ट है एस्पायरेशन। करेक्ट आंसर आपको क्या करना है, ऑप्शन थर्ड हार्निया स्ट्रेंगुलेशन। ये एक इमरजेंसी कॉम्प्लिकेशन है और अगर ये कॉम्प्लिकेशन आपको दिखाई दे, जो एक्सपीरियंस नर्स है वो न्यू नर्स को बोल रही है कि ऐसा अगर कॉम्प्लिकेशन कभी भी किसी पेशेंट में जिसकी हाइटल हार्निया की सर्जरी हुई है, अगर ये कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे तो तुरंत आपको उस पेशेंट को इमीडिएट एक्शन आपको लेना है और उस पेशेंट को इस कंडीशन से बचाना है। ओके, इसको रैशनल से और समझते हैं। लाइक एन एब्डोमिनल हार्निया, a hiatal hernia can become strangulated. Although dysphagia and aspiration are complications of hiatal hernia, they are not emergency conditions. Esophageal edema is not complication of hiatal hernia. देखिए जो hiatal hernia है वो एज एब्डोमिनल हर्निया आप बोल सकते हैं, यानी एब्डोमिनल हर्निया की कंडीशन में क्या होता है, जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्रोट्रूज होता है, मतलब आउटसाइड प्रोट्रूज होते हैं। आपको इस प्रकार से, मतलब जैसे ये नॉर्मल स्किन है यहाँ पर और इस स्किन के ऊपर जो भी ऑर्गन्स है अंदर वो प्रेशर लगा के बाहर की तरफ निकलने लग जाएंगे, यानी इस प्रकार से वो बाहर निकल आएंगे। तो ये कंडीशन होती है हर्निया, प्रोट्रूजन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन थ्रू द स्किन, है ना। तो वो कंडीशन होती है आपकी हर्निया। ये एब्डोमिनल हर्निया जो है उसके समान ही हाइटल हर्निया होता है। अगर ये स्ट्रेंगुलेटेड हो जाए तो इस पेशेंट को क्या करना है, जल्दी से जल्दी इस कंडीशन से बचाना है। एज ए एक्सपीरियंस नर्स आप न्यूली नर्स को ये बात बताएंगे। ओके, बाकी जो यहाँ पे कंडीशंस दी गई है जैसे डिस्फेजिया, एस्पायरेशन, ये कोई हाइटल हर्निया कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। हाइटल हर्निया के कॉम्प्लिकेशंस, डिस्फेजिया और जो एस्पायरेशन है ये हाइटल हर्निया के कॉम्प्लिकेशंस जरूर है बट इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, ये कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं है। इसोफेजियल एडिमा जो है वो तो हाइटल हर्निया किसी प्रकार से कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है। ओके, अगला सवाल देखिए, ए नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट हु इज 24 आवर्स पोस्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हैमरेज। एक नर्स जो है ऐसे क्लाइंट को असेस कर रही है जिसको पिछले 24 घंटे से जो जीआई हेमरेज है या फिर जीआई ब्लीडिंग है वो हो रही है या फिर जीआई ब्लीडिंग उस पेशेंट को हुई है। द असेसमेंट फाइंडिंग इंक्लूड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन BUN ऑफ 40 mg per dl एंड सीरम क्रिएटिनिन ऑफ 0.8 mg per dl। आफ्टर रिव्यूइंग द असेसमेंट फाइंडिंग्स द नर्स शुड। देखिए उस पेशेंट की जब आपने फाइंडिंग असेस की तो उस पेशेंट में जो BUN लेवल है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल है, वो 40 mg per dl आ रहा है और जो सीरम क्रिएटिनिन लेवल है वो 0.8 mg per dl आ रहा है। तो ये फाइंडिंग आपने देख ली। अब सवाल आपको क्या पूछा जा रहा है, आफ्टर रिव्यूइंग द असेसमेंट फाइंडिंग्स द नर्स शुड। जब आपने ये जो फाइंडिंग्स है वो आपने देख ली तो इसके बाद में आप क्या करेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, ऑप्शंस आपको कुछ दिए गए हैं, इनमें से आपको एक काम करना है, कौन सा वो करना है वही तो आपको पूछे जा रहा है। देखिए
इमीडिएटली कॉल द फिजिशियन टू रिपोर्ट दिस रिजल्ट। जो भी रिजल्ट है इसके बारे में आप फिजिशियन को इमीडिएटली कॉल करेंगे। मॉनिटर यूरिन आउटपुट एज दे दिस मे बी साइन ऑफ किडनी फेलियर। ये जो भी आपने यूरिन आउटपुट मॉनिटर किया है ये किडनी फेलियर का साइन है। या फिर डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग एंड कंटिन्यू मॉनिटरिंग द क्लाइंट। इस फाइंडिंग को आप डॉक्यूमेंट करके जो भी मॉनिटरिंग है वो आप कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट, एनकरेज द क्लाइंट टू लिमिट द हिज डाइटरी प्रोटीन इंटेक। या फिर पेशेंट को आप एनकरेज करेंगे कि जो भी आप प्रोटीन इंटेक की डाइटरी ले रहे हैं उसको आप लिमिट में रखें। तो यहाँ पे एज ए नर्स आपको करेक्ट आंसर क्या करना है, ऑप्शन थर्ड। ये जो भी फाइंडिंग आपने चेक किया है ये फाइंडिंग आपको डॉक्यूमेंट कर देनी है और कंटिन्यू उस पेशेंट को मॉनिटर करते रहना है। अब इसका रेशनल और जानते हैं। द BUN कैन बी एलिवेटेड आफ्टर द सिग्निफिकेंट GI hemorrhage related to breakdown of blood proteins which release nitrogen that is then converted to urea। देखिए जो BUN का लेवल आपको बढ़ा हुआ जो आपको मिल रहा है इस पेशेंट के अंदर, ये तो नॉर्मली मतलब इस पेशेंट में देखने को मिलेगा। अगर GI हेमरेज का कोई भी पेशेंट आता है तो उस पेशेंट में होता क्या है, ब्लड जो है वो ब्लीडिंग हो रही होती है और जो भी ब्लड प्रोटीन्स है उनका ब्रेकडाउन होता है। अगर ब्लड प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होगा तो वो रिलीज करेंगे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी यूरिया में। तो सीधी सी बात है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है वो लेवल तो एलिवेटेड मिलेगा GI हेमरेज या फिर GI ब्लीडिंग के पेशेंट्स के अंदर। तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर क्या करना था कि डॉक्यूमेंट करना आपको फाइंडिंग को और कंटिन्यूस पेशेंट को मॉनिटर करना था। आगे देखिए, नॉ ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड। और इस पेशेंट को किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशंस है, ये नॉर्मल फिनोमिना है। अगर ऐसी कंडीशंस आपको देखने को मिल रही है इस फाइंडिंग्स तो ये नॉर्मल है। तो यहाँ पे इस पेशेंट को किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। इफ़ एक्यूट किडनी फेल्योर इज़ प्रेजेंट बोथ द BUN एंड क्रेटिनिन वुड बी एलिवेटेड। अगर किडनी फेल्योर या फिर एक्यूट किडनी फेल्योर इस पेशेंट को होता तो क्रेटिनिन लेवल भी बढ़ा हुआ मिलता। BUN लेवल तो बढ़ा हुआ है बट क्रेटिनिन लेवल जो है वो नॉर्मल है। तो ये अगर जो क्रेटिनिन लेवल है वो भी अगर बढ़ा हुआ होता तो फिर किडनी फेल्योर यानी उस पेशेंट को क्या हो जाता, एक्यूट किडनी फेल्योर। तो देखिए यहाँ पे BUN लेवल बढ़ा हुआ है, क्रेटिनिन लेवल नॉर्मल है, तो उसको किडनी फेल्योर तो होने का चांस ही नहीं है। किडनी फेल्योर में क्या होगा, क्रेटिनिन लेवल भी बढ़ेगा और BUN लेवल भी बढ़ेगा। बार बार ये सवाल ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एम्स के एग्जाम्स में, अच्छे से याद कर लो इनको, अच्छे से कॉपी में उतार लो। ओके, आगे देखिए, लिमिटिंग प्रोटीन इंटेक इन द प्रेजेंस ऑफ हेल्दी किडनी इज़ अननेसेसरी। अगर हेल्दी किडनी है तो आपको प्रोटीन इंटेक जो है वो लिमिट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इतना प्रोटीन लेना है। किडनी में कोई दिक्कत नहीं है तो प्रोटीन इंटेक को आप जो है कंट्रोल ना करें, जितने वो प्रोटीन इंटेक कर रहा है उसको करने दे। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग ए हॉस्पिटल एडमिशन हिस्ट्री ए नर्स सस्पेक्ट GI रिफ्लक्स डिजीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज GERD व्हेन द क्लाइंट सेज। देखिए, एक पेशेंट जो है हॉस्पिटल में आया है और वो एडमिशन उस पेशेंट का हुआ है। पेशेंट जो है उस पेशेंट को नर्स ने जैसे असेस किया तो वो पेशेंट जो है वो सस्पेक्ट है किससे, GERD गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज से वो सफ़र कर रहा है। इस कंडीशन से वो सस्पेक्टेड है, नर्स ने ये चेक कर लिया है। व्हेन द क्लाइंट सेज, जब उस पेशेंट ने कहा है, उस पेशेंट ने ऐसा क्या कहा जिसको सुनकर नर्स को ऐसा लगा कि इस पेशेंट को कौन सी कंडीशन है, GERD। भाई एज ए नर्स आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, आपके पास में बहुत सारे पेशेंट आएंगे, पेशेंट आते ही आपको कंप्लेन बताएंगे कि इस प्रकार की ये कंडीशन मेरे को डेवलप हो रखी है। तो उसका जो स्टेटमेंट है उसको सुन के आपको पता करना है कि कौन सी कंडीशन इस पेशेंट को हुई है, या फिर ये जो कंडीशन इसने बोली है इसके वजह से इस पेशेंट को क्या हुआ है, GERD। ये आपको पता चल गया कि इस पेशेंट को GERD है, लेकिन उस पेशेंट ने ऐसा क्या कहा है आपको जिससे कि आपको पता चला कि इस पेशेंट को GERD ही है। तो देखिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं कि पेशेंट ने ऐसा क्या कहा होगा जिससे आपको पता चला होगा कि इस पेशेंट को GERD की प्रॉब्लम है। देखिए पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग हेडेक इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग। जैसे ही मैं खाना खाता हूँ उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक की कंडीशन जो है वो एक्सपीरियंस होती है, या फिर मतलब हेडेक की कंडीशन मेरे को अराइज होती है। आगे उसने कहा है कि आई हैव बीन वॉकिंग अप एट नाइट लेटली विथ ए बर्निंग फीलिंग इन माई चेस्ट। जब भी मैं देर रात तक वॉकिंग करता हूँ तो मेरे को जो है मेरे चेस्ट में बर्निंग पेन जो है या फिर बर्निंग फीलिंग जो है वो मेरे को होती है। ऐसा स्टेटमेंट उसने कहा है कि मेरे को चेस्ट में जो है जलन होती है जब मैं लेट नाइट वॉकिंग करता हूँ तो। ओके,
आगे उसने कहा है कि आई हैव बिन वॉकिंग अप टू नाइट स्वेटिंग। जब भी मैं रात में वॉकिंग करता हूँ या फिर लेट नाइट में वॉकिंग करता हूँ तो मेरे को स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। नेक्स्ट उसने कहा है इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग आई फील स्लीपी। जैसे मैं खाना खाता हूँ उसके जस्ट बाद मेरे को नींद आती है। तो भाई कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसको आपको देखकर ऐसा लगा कि इस पेशेंट को GERD की कंडीशन हुई है? देखिए यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सेकेंड। एज ए नर्स आपको समझ जाना है, जैसे ही पेशेंट आपको कहे कि मैं लेट नाइट जैसे ही वॉकिंग करता हूँ तो मेरे को जलन महसूस होती है अपने सीने में, वो आपको कहेगा कि मेरे को सीने में जलन महसूस हो रही है। भाई वो सीने की जो जलन है वो किसकी वजह से हो रही है? GERD की वजह से। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं या फिर जो लोग होते हैं जो आपको कहते हैं कि मेरे को सीने में जलन हो रही है, तो समझ जाना इस पेशेंट को किसकी कंडीशन डेवलप हो रही है? GERD की। बाकी अदर वो कोई भी आपको स्पेसिफिक रीजन बताए कि मेरे को ब्रेकअप हुआ है, वो हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है, ब्रेकअप वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी हो जाए, उसको जो कंडीशन है वो है GERD। कुछ भी नहीं हुआ उसको है GERD की कंडीशन डेवलप, तो उसको आप बता देना बेटा आपको कुछ भी नहीं हुआ है, जो आप ये कंप्लेन बता रहे हो ये GERD की वजह से हुई है। ये आप बाकी के तो आपके बहाने हैं, ये हो गया वो हो गया ऐसे फलाने ढींगने है ना, वो बातें करते रहते हैं, बट वो कंडीशन उसको जो डेवलप हुई है वो GERD की वजह से हुई है। ओके, इसको अच्छे से और समझते हैं। Heartburn, which is described a burning, tight sensation in the lower sternum, is the most common symptoms of GERD. GERD के मोस्ट कॉमन सिम्टम है बर्निंग सेंसेशन या फिर हार्ट बर्न। भाई हार्ट सीने में दर्द, सीने में जलन होगी, दर्द तो नहीं होगा बट सीने में जलन होगी। कुछ लोगों को तो जब सीने में जलन होती है तो उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे को हार्ट अटैक आ रहा होगा, है ना, वो मतलब घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है इसमें कोई हार्ट अटैक वाली। जब GERD होता है तो सीने में जलन तो होती है कि जो, क्योंकि ये जो एसिड होता है, जो HCl अपना सिक्रीट होता है स्टोमक के अंदर, वो क्या होता है कि बार बार रिफ्लक्स मतलब वापस वो इसोफेगस के अंदर आता रहता है। तो जब वो इसोफेगस के अंदर आएगा तो इसोफेगस की जो भी म्यूकोजल लेयर है उनको वो डिस्ट्रैक्ट करेगा, वहाँ से उनको ब्रेक डाउन करेगा और जलन वहाँ पे आपको होने लगेगी। जो भी आपको नहीं, जो पेशेंट है उनको मतलब जलन वगैरह महसूस होगी। तो ये तो नॉर्मल फिनोमिना है और ये GERD में मोस्टली देखने को मिलता है। ओके, इफ़ विल ऑफन wake a client with sleep, headache, night sweat and postprandial sleepiness are symptom not related to GERD। जो भी यहाँ पे अदर जो सिम्टम्स दिए गए, कहने का मतलब ये है कि जो भी अदर यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए वो GERD से किसी प्रकार से मिलते जुलते नहीं है। ओके, अगला सवाल देखिए। A nurse suspect that a client admitted with upper right side abdominal pain may have liver cancer when which serum laboratory test result is noted to be elevated। देखिए कि पेशेंट जो सस्पेक्ट हुआ है या फिर नर्स को ऐसा लगा कि जो पेशेंट एडमिट हुआ है ये अपर राइट साइडेड एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन कर रहा है या फिर इस कंडीशन से सफ़र कर रहा है, में हैव लिवर कैंसर, यानी इस पेशेंट को क्या हो सकता है? लिवर कैंसर हो सकता है। ये अंदाज नर्स ने लगा लिया है जब उसने कंप्लेन वगैरह बताई है। पेशेंट जैसे ही आपके पास में आया, पेशेंट ने कंप्लेन बताई और आपने अंदाज़ा लगा लिया कि इस पेशेंट को लिवर कैंसर हो सकता है। उसने ऐसा क्या बताया? उसने, पेशेंट जो एडमिट हुआ है उसने बताया अपर राइट साइडेड जो है एब्डोमिनल पेन मेरे को कंटिन्यूसली हो रहा है। तो आपने अंदाज़ा लगा लिया कि इस पेशेंट को लिवर कैंसर हो सकता है, सस्पेक्टेड है, आपको कंफर्म पता नहीं है कि इसको लिवर कैंसर ही हुआ है। तो अब आपको ये पूछा गया है कि कौन सा वो सीरम लेबोरेटरी टेस्ट है जिसको आप देख के पता लगाएंगे या फिर कौन सा वो सीरम लेबोरेटरी टेस्ट बढ़ा हुआ मिलेगा जिससे कंफर्म हो जाएगा कि इस पेशेंट को लिवर कैंसर ही हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है, ऑप्शंस देखिए, क्रिएटिनिन, नेक्स्ट है सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल, नेक्स्ट है सीरम फॉस्फोरस लेवल, नेक्स्ट है CA125। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सेकेंड, सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल। सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो उस पेशेंट को कंफर्म है कि लीवर कैंसर ही हुआ है। आपने तो सस्पेक्ट माना था कि अगर ये कंडीशन उसने बताई है तो आपने सस्पेक्ट मान लिया था कि इस पेशेंट को लीवर कैंसर हो सकता है, बट लेबोरेटरी वैल्यू अगर सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ है तो समझ जाना उस पेशेंट को 100% लीवर कैंसर ही हुआ है। CA125 ये ओवेरियन कैंसर को बताता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर ओवेरियन कैंसर का ट्यूमर मार्कर पूछा जाए तो आप CA125 करेक्ट आंसर करके आना। देखिए यहाँ पे सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन इज मेजर सीरम प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय फीटल लिवर सेल्स। जो भी फीटल लिवर सेल्स होती है उनसे सिंथेसाइज होने वाला एकमात्र प्रोटीन है जिसका नाम है सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। बाय यॉक ट्रेक सेल्स
एंड इन स्मॉल अमाउंट्स द फिटल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। जो फिटल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है वहाँ से कुछ अमाउंट में तो वहाँ से बनता है, और कुछ जो यॉर्क ट्रैक्ट सेल्स होती है वहाँ से ये बनता है। ओके, आगे देखिए, रीअपियरेंस ऑफ अल्फा फिटोप्रोटीन इन एडल्ट्स सिग्नल्स पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम। अगर एल्फा फिटोप्रोटीन रीअपियर हो रहा है एडल्ट्स 1 के अंदर तो ये एक पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम का क्या है, सिग्नल है। आगे देखिए, इन 50 to 75% ऑफ क्लाइंट विथ लीवर कैंसर सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन लेवल आर एलिवेटेड। ये मोस्टली जो सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन है ये मोस्टली बच्चों के अंदर बनता है, लेकिन अगर एडल्ट 1 के अंदर बन रहा है तो यानी कुछ ना कुछ उस पर्सन को दिक्कत है। और अगर ये अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ किसी पेशेंट में पाया जा रहा है तो 50 to 75% केसेज में उस पेशेंट को लीवर कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लीवर कैंसर ही हुआ है, जिसकी वजह से 50 to 50 से 75% जो चांसेज है वो है कि इसको लीवर कैंसर अल्फा फिटोप्रोटीन के लेवल बढ़ने की वजह से हो रहे हैं। तो ये जो लेबोरेटरी वैल्यू है ये देख के हम पता कर सकते हैं। देखिए, एलिवेटेड क्रिएटिनिन एंड फॉस्फोरस आर सिम्टम ऑफ किडनी फेलियर। ये मैंने आपको भी बताया था कुछ ही देर पहले कि अगर क्रिएटिनिन लेवल बढ़ेगा तो यानी उस पेशेंट को क्या होगा, किडनी फेलियर। अगर फॉस्फोरस और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है तो वो किडनी फेलियर को इंडिकेट करेगा। और अभी मैंने जैसे कि आपको बताया ओवेरियन कैंसर में CA 1 to 5 जो है ट्यूमर मार्कर असेस करते हैं। अगला सवाल देखिए, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैड इंजरी ऑफ कोलन कैंसर which include the creation of a temporary colostomy। देखिए, पेशेंट की केयर कर रही है जिस पेशेंट को हो क्या रखा है, कोलन कैंसर। कोलन कैंसर की सर्जरी हुई है और सर्जरी में क्या किया गया है, सर्जरी कोलन कैंसर के करने के बाद में टेम्पररी कोलोस्टोमी जो है उस पर्सन के अंदर क्रिएट की गई है। क्रिएशन ऑफ टेम्पररी कोलोस्टोमी, बिल्कुल मतलब टेम्पररी कोलोस्टोमी बनाई गई है उस पेशेंट के अंदर। द क्लाइंट इज़ 24 आवर्स पोस्ट सर्जरी, और उस पेशेंट को 24 घंटे हो चुके हैं सर्जरी हुए हुए। कोलन कैंसर की उस पर्सन की सर्जरी हुई, कोलन कैंसर की सर्जरी होने के बाद में उस पर्सन में टेम्पररी कोलोस्टोमी भी क्रिएट कर दी गई। अब उस पेशेंट को 24 घंटे हो चुके हैं। अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, ड्यूरिंग एन असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट ए नर्स नोट्स नो स्टूल इन द कोलोस्टोमी बैग। एज नर्स आप क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं। तो असेसमेंट आप जब कर रहे हैं तो कोलोस्टोमी बैग में आपको किसी भी प्रकार का कोई स्टूल आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ये आपने क्या कर लिया, नोट कर लिया। अब आगे देखिए, ए रिव्यू ऑफ ए क्लाइंट्स मेडिकल रिकॉर्ड्स इंडिकेट्स दैट द सिंस सर्जरी देयर हैज़ नॉट बीन स्टूल इन द बैग। आपने जब रिव्यू किया तो जो मेडिकल रिकॉर्ड्स है उसमें आपने मतलब इंडिकेट करना आपको कि सर्जरी के बाद में किसी प्रकार से इस बैग के अंदर किसी प्रकार का कोई भी स्टूल नहीं मतलब प्रेजेंट नहीं है। कंसिडरिंग दिस इन्फॉर्मेशन द नर्स शुड, ऐसी जब जो इन्फॉर्मेशन है वो एज ए नर्स आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे असेस की है तो आप एज ए नर्स क्या करेंगे। देखिए, ऑप्शन आपको दिए गए। फर्स्ट है कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली टू रिपोर्ट दिस फाइंडिंग। नेक्स्ट है रीपोजिशन द क्लाइंट टू द लेफ्ट साइड। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। अगर किसी पेशेंट की कोलन कैंसर की सर्जरी हुई है और उसमें टेम्पररी कोलोस्टोमी बनाई गई है और 24 घंटे उस सर्जरी को हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 24 घंटे हो गए हो चाहे 48 घंटे हो गए हो, सवाल में आपको कितना भी टाइम दिया जा सकता है। अब आपने जब असेस किया तो कोलोस्टोमी बैग में किसी प्रकार का कोई स्टूल नहीं है, तो अब यहाँ पे आपको पूछा गया एज ए नर्स क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। ये जो फाइंडिंग आपको देखने को मिली है नो स्टूल इन द कोलोस्टोमी बैग, ये फाइंडिंग आपको क्या करनी है, डॉक्यूमेंट कर देनी है। यही आपका यहाँ पे फर्स्ट एक्शन रहेगा। ओके, देखिए इसको अच्छे से और समझते हैं। देयर इज ए नो नीड टू एक्शन अदर देन डॉक्यूमेंटेशन बिकॉज द कोलोस्टोमी विल बिगिंस टू प्रोड्यूस फिसेज व्हेन बाउल पेरिस्टाल्सिस रिटर्न्स। देखिए, जो कोलोस्टोमी क्रिएट की गई है टेम्पररी कोलोस्टोमी, इसमें जो फिशेज है वो कब आएगा, कोलोस्टोमी बैग के अंदर जब कुछ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स अराइज होंगे। अब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से अगर अभी तक अराइज नहीं हुए हैं तो किसी प्रकार का स्टूल आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, यही तो कहा गया है नो नीड टू एक्शन, किसी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन कर देना आपको सिर्फ
क्योंकि कोलोस्टोमी जो क्रिएट की गई है उसमें फिशेज जब प्रोड्यूस कब होंगे, जब बॉवेल पेरिस्टालसिस वापस रिटर्न यानी वापस आ जाएंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स अगर जनरेट होने लग जाएंगे तो उसके बाद में जो है फिशेज या फिर जो स्टूल है वो आपको कोलोस्टोमी बैग के अंदर देखने को मिलेगा। तो यानी 24 घंटे अभी सर्जरी को हुए हैं, अभी तक उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जो है या फिर बॉवल मूवमेंट्स जो है वो अभी तक उस पेशेंट में जनरेट नहीं हुए हैं। इसलिए आपको क्या करना है, फाइंडिंग को आपको डॉक्यूमेंट कर देनी है, बाकी आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी पेरिस्टाल्टिक इन द लार्ज इंटेस्टाइन में नॉट रिटर्न टू 3 to 5 डेज। जब भी लार्ज इंटेस्टाइन की जो है एब्डोमिनल सर्जरी की जाती है, यहाँ पे कंडीशन क्या थी पेशेंट को, कॉलोन कैंसर। तो कॉलोन, सिग्मॉइड कॉलोन वगैरह आपने पढ़े होंगे, वो कॉलोन किन में होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की यहाँ पे उस पेशेंट की सर्जरी हुई है। अगर लार्ज इंटेस्टाइन की पेशेंट की सर्जरी होती है तो उस पेशेंट में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आने में 3 से 5 दिन का समय लगता है। तो 24 घंटे में तो पॉसिबल नहीं है कि वो बोवेल मूवमेंट्स आपको दिखाई दे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, पूछे जा सकते हैं, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कोलोस्टोमी को लेकर। तो देखिए 3 से 5 दिन में उसके बोवेल मूवमेंट्स वापस आएंगे, तब जाके उस पेशेंट की जो कोलोस्टोमी बैग लगा हुआ है उसमें आपको स्टूल देखने को मिलेगा। 24 घंटे के अंदर तो आपको ऐसी फाइंडिंग बिल्कुल भी देखने को मिलेगी भी नहीं। अगर 24 घंटे की जगह अगर 48 आवर दे दिया जाए तो भी आपको डॉक्यूमेंट ही करना है, फाइंडिंग को आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है। 3 से 5 दिन का समय है, तो तीसरे दिन उस पेशेंट में जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आ सकते हैं, चौथे दिन भी आ सकते हैं और 5वें दिन भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है। आगे देखिए, thus it would be expected that 24 hours post surgery there would not be stool in appliance। तो सीधी सी बात है, 24 घंटे में तो उस पेशेंट में जो स्टूल है वो देखने को आपको मिलेगा ही नहीं। ओके, आगे अगला सवाल देखिए, A nurse should assess a client with hemolytic anemia for weakness, fatigue, malaise, skin and mucous membrane pallor and। देखिए एक पेशेंट है जो आपके पास में आया और उस पेशेंट को एज नर्स आप असेस कर रहे हैं, तो आपको कंडीशंस जो है हिमोलाइटिक एनीमिया की उस पेशेंट में देखने को मिल रही है, जैसे कि वीकनेस उस पेशेंट में है, फैटिक की कंडीशन है, मेलाइज है, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो पैलर हो रखी है। साथ ही साथ और क्या आपको उस पेशेंट में देखने को मिलेगा, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जॉइंडिस, ए स्मूथ रेड टंग, नेक्स्ट है ए क्रेविंग फॉर आइस, नेक्स्ट है पुअर इनटेक ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट, जॉइंडिस। एंड करके आपको पूछा गया, देखिए उस पेशेंट में, पेशेंट है हिमोलाइटिक एनीमिया का और उसको आप असेस कर रहे हैं, तो वीकनेस, फैटिक, मेलाइज, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन पैलर आपको देखने को मिल रही है। एंड आपको आगे क्या करना है, जॉइंडिस। आपका ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर क्या करना होगा, जॉइंडिस। देखिए इसको रैशनल से और समझते हैं। जॉइंडिस अकर्स फ्रॉम द शॉर्टेंड लाइफ स्पान ऑफ आरबीसीज एंड ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से और जो आरबीसी है उसके लाइफ स्पान शॉर्ट होने की वजह से जो कंडीशन कोज होती है वो क्या होती है, जॉइंडिस। और ये जो है हिमोलाइटिक एनीमिया में क्या होगा, आरबीसीज का जो लाइफ स्पान है वो शॉर्ट हो जाएगा और जो हीमोग्लोबिन है उसका ब्रेकडाउन होगा, तो जॉइंडिस उस पेशेंट में डेवलप हो सकता है। ओके, 80% ऑफ हिम इज़ कन्वर्टेड टू बिलरुबिन। जो 80% हिम है वो बिलरुबिन से कन्वर्टेड होती है, कॉन्जुगेटेड इन द लिवर एंड एक्सक्रीट इन द बाइल। और ये लीवर के अंदर कॉन्जुगेट होती है और बाइल के साथ में एक्सक्रीट होती है। कौन, बिलरुबिन जो है ये मतलब जो हिम है वो कन्वर्ट किससे होती है, बिलरुबिन से, और ये कॉन्जुगेट कहाँ से होती है, लीवर से, और ये एक्सक्रीट किससे होती है, किसके साथ में होती है, बाइल के साथ में। तो 80% जो है चांसेज, ये जो भी हिम है बिलरुबिन से कन्वर्ट हो रही है, इसके चांसेस ज़्यादा मतलब बाइल के साथ में एक्सक्रीट होने के होते हैं। तो यहाँ पे मतलब ये अगर ऐसी कंडीशंस डेवलप हो रही है तो ये जॉइंडिस को इंडिकेट करेगी। आगे देखिए, द इंक्रीज बिलरुबिन इन द ब्लड कॉज द जॉइंडिस। तो ये जो बिलरुबिन बढ़ रहा है, ये बिलरुबिन अगर ब्लड के अंदर बढ़ रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है किसको, जॉइंडिस को। ओके, हिम से कन्वर्ट क्या हो रहा है, बिलरुबिन, ये कॉन्जुगेट किससे हो रहा है, कॉन्जुगेट कहाँ पे हो रहा है, ये लीवर के अंदर, और एक्सक्रीट हो रहा है बाइल के साथ में। तो अगर बिलरुबिन बढ़ गया तो यानी जॉइंडिस पेशेंट के अंदर डेवलप होगा। अगर ब्लड में बिलरुबिन का लेवल बढ़ रहा है तो जॉइंडिस की कंडीशन को कॉज करेगा। ए स्मूथ रेड टंग एंड क्रेविंग फॉर आइस आर सीन इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे और भी दिए गए हैं, जिनमें एक ऑप्शन है रेड टंग, स्मूथ रेड टंग एंड क्रेविंग फॉर आइस। ये कंडीशन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को लेकर। अगला देखिए,
फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया या फिर फोलेट डेफिशिएंसी अकर इन पीपल हु रेयरली ईट फ्रेश वेजिटेबल्स। जो ईट फ्रेश वेजिटेबल्स जो भी पर्सनस यूज़ करते हैं उन पेशेंट्स में बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन रेयरली चांस में फोलेट डेफिशिएंसी हो सकती है। अगला सवाल देखिए, ए फिजिशियन document a client diagnosed with stage 3 non-Hodgkin's lymphoma NHL is experiencing B symptoms. A nurse interprets this to mean that the client has। देखिए फिजिशियन जो है वो डॉक्यूमेंट करता है एक पेशेंट की कंडीशन को, और वो पेशेंट जो है वो डायग्नोस हुआ है स्टेज 3 नॉन हॉड्जकिंस लिम्फोमा से, और उस पेशेंट में जो एक्सपीरियंसिंग जो है या फिर उस पेशेंट में जो सिम्टम्स देखे जा रहे हैं वो किस प्रकार के हैं, बी सिम्टम्स है, बी सिम्टम्स है। नर्स इंटरप्रेट दिस मीन दैट द क्लाइंट हैज़, यानी जो बी सिम्टम्स है इससे नर्स ने क्या समझा या फिर नर्स इससे क्या समझती है कि उस पेशेंट में कौन सा सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। बी सिम्टम का मतलब आपको यहाँ पे बताना है। देखिए ऑप्शंस आपको दिए गए, फर्स्ट है ब्लीडिंग एसोसिएटेड विथ लो प्लेटलेट काउंट, नेक्स्ट है a B lymphocyte malignancy has progressed to an untreatable stage, next is symptoms from exposure to viral infection such as Epstein-Barr virus, next recurrent fever, drenching night sweat, next and an unintentional weight loss of 10% or more। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या करना होगा, ऑप्शन फोर्थ बी सिम्टम्स जो इस पेशेंट में नज़र आ रहे हैं या फिर फिजिशियन ने कहा है कि इस पेशेंट को बी सिम्टम्स, यानी उसके जो भी प्रिस्क्रिप्शन जो भी उसको दे रखा है या फिर उसके चार्ट में लिख रखा है या फिर उसकी जो भी ओपीडी पर्ची है जो भी उसके अंदर लिख रखा है बी सिम्टम्स इस पेशेंट में है। तो आपको मान लीजिए कोई भी फैमिली मेम्बर है या फिर पेशेंट है, वो अगर पूछ ले कि इस बी सिम्टम का मतलब क्या है, फिजिशियन ने ये मेरे को लिखा है बी सिम्टम, इससे यानी आपको बताना है कि ये बी सिम्टम क्या है। पेशेंट आपको पूछ ले कि बी सिम्टम से मेरे को बताओ कि बी सिम्टम है क्या, डॉक्टर ने लिखा है, कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं है ना, इस प्रकार से सवाल पूछ लेते हैं कभी कभार। तो उसको बताना है कि ये बी सिम्टम का मतलब होता है रिकरेंट फीवर, आपको बार बार बुखार आ रही है, नाइट स्वेट, ड्रेंचिंग नाइट स्वेट, बार बार आपको बहुत ज़्यादा पसीना रात को आ रहा है, साथ ही साथ अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है, 10% या इससे ज़्यादा भी आपको वेट लॉस हो सकता है। तो ये सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं बी सिम्टम को, किसमें, थर्ड स्टेज 3 NHL की कंडीशन में। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, फ्यूचर में आपको जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देखिए इसको रेशनल से और समझते हैं। टिपिकली NHL इज नॉट डायग्नोस्ड अंटिल टू प्रोग्रेस ऑफ स्टेज 3 एंड 4 बिकॉज द क्लाइंट इज एसिम्टोमेटिक। वैसे जो टिपिकली जो NHL है इस कंडीशन को हम डायग्नोस नहीं कर सकते हैं जब वो स्टेज 3 और 4 के अंदर वो चली जाए तो, क्योंकि ये जो स्टेज होती है वो एसिम्टोमेटिक होती है। बट कुछ ऐसी कंडीशंस जैसे रिकरेंट फीवर, डेंचिंग नाइट स्वेट और अनटेंशनल वेट लॉस है, ये आपको देखने को मिल सकता है। 1/3 ऑफ पर्सनस विथ NHL विल हैव बी सिम्टम्स एट स्टेज 3 एंड 4। यानी जो मान लीजिए 4 पर्सन है या फिर एक मान लीजिए 100 पेशेंट है, उनमें से 1/3 जो पेशेंट्स होंगे उन पेशेंट्स में बी सिम्टम्स 3rd और 4th स्टेज के अंदर देखने को मिलेंगे। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डू नॉट डिस्क्राइब बी सिम्टम्स। ये जो फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और सेकंड जो ऑप्शन है वो बी सिम्टम्स को इंडिकेट या डिस्क्राइब नहीं करते हैं। बाकी यहाँ पे आगे दिए गए मोस्ट NHL इन्वॉल्व बी लिम्फोसाइट्स, ओनली 5% इन्वॉल्व टी लिम्फोसाइट्स। जो मोस्ट ऑफ NHL के पेशेंट्स होते हैं उनमें जो लिम्फोसाइट्स अफेक्ट होती है वो होती है बी लिम्फोसाइट। ओनली 5% इन्वॉल्वमेंट, जिसका 5% इन्वॉल्वमेंट होता है वो होती है टी लिम्फोसाइट्स। मोस्ट ऑफ जो है बी लिम्फोसाइट अफेक्ट होती है, बाकी 5% टी लिम्फोसाइट है वो भी अफेक्ट होती है NHL की कंडीशन में। ट्रीटमेंट वेरीज ऑन डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीज एंड द स्टेज प्रायर ट्रीटमेंट इफ एनी एंड पर्सनस एबिलिटी टू टॉलरेट थेरेपी। जो ट्रीटमेंट है वो अलग अलग है, डिपेंड करता है एक्चुअल क्लासिफिकेशन पे कि डिजीज़ कौन सी स्टेज की है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और उसके हिसाब से जो डॉक्टर्स होते हैं वो उनका ट्रीटमेंट करते हैं। जो भी टॉलरेट थेरेपीज होती है, जिसको जो पर्सन है वो एबल है इस थेरेपी को लेने के लिए, तो वो थेरेपीज उस पेशेंट को दी जाती है। ऑल्दो द कॉज ऑफ NHL इज अननोन, देयर इज़ एन इंक्रीज इंसिडेंस इन पीपल विथ वायरल इन्फेक्शंस। वैसे NHL जो है इस कंडीशन का कॉज जो है अननोन है, इसका कोई कारण नहीं है अभी तक
अभी तक कोई इसका कारण फाइंड आउट नहीं हो पाया, लेकिन हम मानते हैं कि इंक्रीज इंसिडेंस जो होते हैं, अगर वायरल इन्फेक्शन किसी पर्सन को हुआ है तो उस पर्सन में NHL होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। हम इसको मान सकते हैं बहुत ज़्यादा इंसिडेंस है किसकी वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से NHL जो है पर्सन में हो सकता है। अगला सवाल देखिए, A nurse is assessing the fluid status of a client with a second degree burn who weighed 60 kg. The client in 5 hours post burn. देखिए पेशेंट आपके पास में है जिसको सेकेंड डिग्री बर्न हुआ है और उस पेशेंट का वेट है 60 किलो। ओके, अब आप एज नर्स उस पेशेंट को आप असिस्ट कर रहे हैं। देखिए आगे, द क्लाइंट इज़ 5 आवर पोस्ट बर्न, यानी उस पेशेंट को जले हुए कितनी देर हो चुकी है, 5 घंटे हो चुके हैं। द नर्स डिटरमाइन दैट द क्लाइंट फ्लूइड स्टेटस इज इनएडिक्वेट एंड इमीडिएटली नोटिफाई द फिजिशियन व्हेन द क्लाइंट एग्जिबिट। देखिए जब आपने उस पेशेंट को डिटरमाइन किया तो आपने फाइंड आउट किया कि उस पेशेंट में फ्लूइड स्टेटस जो है वो क्या है, इनएडिक्वेट है, इनएडिक्वेट फ्लूइड स्टेटस है। और जैसे ही आपने देखा इमीडिएटली आपने क्या कर दिया, फिजिशियन को नोटिफाई कर दिया। जब आपने ऐसा क्या देखा उस पेशेंट में जिससे आपको ये लगा कि इस पेशेंट के अंदर जो है फ्लूइड स्टेटस क्या है, इनएडिक्वेट है, और जो कंडीशन आपने देखी उसको देखते ही आपने क्या किया, फिजिशियन को नोटिफाई कर दिया। तो वो कौन सी कंडीशन है वो आपको बतानी है। देखिए ब्लड प्रेशर 92/60 mm Hg एंड पल्स रेट 100 beats per minute. Next respiratory rate 18 breath per minute and pulse rate 60 bpm. Next pulse rate 130 bpm and urine output 25 ml per hour. Next pulse rate 106 bpm and temperature 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड। पल्स रेट अगर 130 बीट पर मिनट है और अगर यूरिन आउटपुट 25 ml पर हावर है तो ये इंडिकेट कर रही है किसको, शॉक की कंडीशन को। ध्यान रखिएगा, अगर यूरिन आउटपुट पर हावर 30 ml से बिलो होता है तो वो इंडिकेट करता है शॉक को। अगर पल्स रेट, हार्ट रेट, जो कुछ भी आपको अलग से दे रखा है, ब्लड प्रेशर, उनको भूल जाओ। अगर यूरिन आउटपुट 30 ml पर हावर से कम है तो समझ जाना पेशेंट को कंडीशन को जो है शॉक। पेशेंट शॉक में चला गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है ये कंडीशन देखते ही पेशेंट मतलब जो भी पेशेंट को अटेंड कर रहा है उस फिजिशियन को नोटिफाई। पेशेंट के जो डॉक्टर्स है, जिस डॉक्टर ने उसको प्रेस्क्राइब किया है, फिर उस पेशेंट को देख रहा है, उस डॉक्टर को आपको क्या करना है, इमीडिएटली नोटिफाई कर देना है क्योंकि पेशेंट शॉक की कंडीशन में जा रहा है। ओके, बाकी जो ब्लड प्रेशर है, जितना भी है, पल्स रेट है, जितनी भी है, जो भी है, इनको प्रायोरिटी आपको ज़्यादा नहीं देनी है, इस चीज़ को प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है। पेशेंट शॉक की कंडीशन में जा रहा है यानी यूरिन आउटपुट जो है वो लेस देन 30 हो रहा है। ध्यान रखिएगा, फ्यूचर में कभी भी सवाल पूछे जाए, बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि शॉक की कंडीशन में आपको क्या फाइंडिंग देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर भी आपको ये ऑप्शंस दिए जाएंगे, यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml पर हावर या फिर यूरिन आउटपुट 25 ml, 27 ml, 28 ml, 20 ml, 25 ml, 22 ml, जो भी आपको दिए जाते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा। देखते हैं इसको और रेशनल के अंदर। ए क्लाइंट वेइंग 60 किलोग्राम, वेट 132 पाउंड्स, 1 kg इज इक्वल टू 2.2 LBS। देखिए जो पेशेंट है उसका वेट कितना है, 60 किलो है, यानी 132 पाउंड हम बोल सकते हैं। ये यहाँ पे LBS की, अगर LBS में आप निकालना चाहिए तो आप निकाल सकते हैं। 1 किलो में 2.2 LBS होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेशेंट का जो वेट है वो कितना है, 60 किलो है, तो 60 को 2.2 से गुना कर दीजिए, वो आपके पास में LBS की जो वैल्यू है वो भी आपके पास में आ जाएगी। उसका वेट जो है LBS में आप निकाल पाओगे। 1 किलो को मतलब 1 किलो में 2.2 LBS होते हैं। फ्यूचर में आपको सवाल पूछे जाएंगे इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पे जो LBS की जो वैल्यू आपको पूछी जाएगी वो बच्चों में पूछी जाएगी कि इतने साल का बच्चा है तो कितना क्या वेट होगा, है ना। इस प्रकार से सवाल आपको LBS में देकर पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा 1 किलो में 2.2 LBS होते हैं। अब पेशेंट तो आपको पता चल गया कि इतने वेट का है। अब आगे देखिए, फॉर एन एडल्ट क्लाइंट ए पल्स रेट इज़ 130 BPM, यानी टेकीकार्डिया उस पर्सन को हो रखा है, एंड लो यूरिन आउटपुट 25 ml पर हावर आर द साइन ऑफ इनएडिक्वेट सर्कुलेटिंग फ्लूइड वॉल्यूम। मैंने अभी क्या बताया आपको, शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक उसको हुआ है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, टेकीकार्डिया की कंडीशन उसमें डेवलप हो रही है, जो यूरिन आउटपुट है वो लो आपको नज़र आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इनएडिक्वेट सर्कुलेटिंग फ्लूइड वॉल्यूम जो होना चाहिए प्रॉपर वो नहीं हो पा रहा है। ओके,
A pulse rate under 120 bpm and urine output of greater than 50 ml per hour indicate adequate fluid intake. अगर जो पल्स रेट है वो अंडर 120 bpm है और यूरिन आउटपुट 50 ml पर हावर से ज़्यादा है तो वो इंडिकेट करता है कि एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक जो है पेशेंट के अंदर हो रहा है। तो जो बर्न क्लाइंट है उस पेशेंट को जब भी आप फ्लूइड वगैरह दो तो उसमें जो मॉनिटर करना होता है वो आपको करना होता है यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट अगर 50 ml पर हावर से ज़्यादा होने लग गया उस पेशेंट में और जो हार्ट रेट है या फिर जो पल्स रेट है वो अगर 120 के अंडर आ गई है तो वो इंडिकेट करती है कि पेशेंट जो है वो अब जो है इसमें एडिक्वेट जो है फ्लूइड इंटेक हो रहा है। ओके, जो फ्लूइड का वॉल्यूम है वो मेंटेन हो चुका है। ए ब्लड प्रेशर ऑफ 92/60 mm HG, रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 18 ब्रीथ पर मिनट एंड ए टेम्परेचर 98.40 डिग्री फ़ारेनहाइट आर कंसिडर्ड नॉर्मल एंड वेरी नियर नॉर्मल। यानी ये नॉर्मल के पास में है, इसको हम नॉर्मल मान सकते हैं या फिर नियर नॉर्मल इनको मान सकते हैं। अगला सवाल देखिए, Which action should a nurse plan in the care of the client who had a surgical repair of a right डेप्यूटेन कॉन्टेक्चर्स? देखिए एक पेशेंट है जिसकी केयर कर रही है नर्स। पेशेंट जो है उसका सर्जिकल रिपेयरमेंट हुआ है किस चीज़ का? राइट डेप्यूटेन कॉन्टेक्चर। राइट डेप्यूटेन कॉन्टेक्चर का क्या हुआ है? रिपेयरमेंट हुआ है। तो एज नर्स आप यहाँ पे कौन सी केयर देंगे? देखिए ऑप्शन देखिए, फर्स्ट elevating a lower right lower extremity above the level of heart. Next, assisting the client with bathing, dressing and grooming and toileting. Next, instructing the client on obtaining proper fitting shoes. And next, frequent re-wrapping of the elastic bandage on the right extremity to decrease edema. यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है? ऑप्शन सेकेंड, असिस्टिंग द क्लाइंट बाथिंग, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग एंड टॉयलेटिंग। जब भी पेशेंट बाथिंग करे, ड्रेसिंग करे या फिर ग्रूमिंग और टॉयलेटिंग जब भी करे तो उस दौरान उस पेशेंट को क्या करना है? आपको असेस करना है। जब भी किसी पेशेंट की राइट डेप्यूटेन कॉन्ट्रक्चर की रिपेयरमेंट की सर्जरी हुई है तो उस पेशेंट में आपको क्या करना है? ये असेसमेंट करने हैं। ये स्किन की कंडीशन है जिसकी मतलब स्किन जो है उसमें जो हैंड्स है, हैंड्स की स्किन का ये रिपेयरमेंट है। तो यहाँ पे आपको ये जो है ये काम एज नर्स आपको यहाँ पे करना है। इसको रेशनल से और समझते हैं। ए डेप्यूटेन कॉन्ट्रक्चर इज ए स्लोली प्रोग्रेसिव कॉन्ट्रक्चर ऑफ द पाल्मर फेशिया विच सीवियरली इम्पेयर फंक्शंस ऑफ द फोर्थ एंड फिफ्थ एंड समटाइम्स मिडल फिंगर। ये जो डेप्यूटेन कॉन्ट्रक्चर है ये स्लोली प्रोग्रेसिव कॉन्ट्रक्चर होता है जो धीरे धीरे हील होता है या फिर धीरे धीरे ये अगर सर्जरी किसी पर्सन की हुई है तो उसमें जो हैंड्स में जो फिंगर्स होती है वो काम करना स्लोली करती है ना। तो ये स्लोली प्रोग्रेसिव कॉन्ट्रक्चर होता है ऑफ द पाल्मर फेशिया। जो आपके हैंड्स है, जो आपकी हथेली है पाल्मर, तो वहाँ की जो भी फेशियाज है वो धीरे धीरे काम करेगी अगर ये रिपेयरमेंट हुआ है तो किसी में। विच सीवियरली इम्पेयर फंक्शंस ऑफ द फोर्थ एंड फिफ्थ समटाइम्स मिडल फिंगर। जो आपकी फोर्थ फिंगर है जिसको क्या बोलते हैं? रिंग फिंगर। क्या बोलते हैं? रिंग फिंगर। ध्यान रखिएगा, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि रिंग फिंगर कौन सी होती है। और जो फिफ्थ फिंगर है उसको बोलते हैं हम लिटिल फिंगर। क्या बोलते हैं? लिटिल फिंगर, जिसको चिटली अंगुली भी बोलते हैं आप, है ना। लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? चिटली अंगुली, है ना। आपके पता नहीं अलग अलग स्टेट में क्या बोलते होंगे, बट हमारे यहाँ राजस्थान में चिटली अंगुली इसको बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं हम लिटिल फिंगर। और जो रिंग फिंगर होती है जिसमें रिंग पहनी जाती है वो होती है फोर्थ फिंगर। ओके, तो यहाँ पे इम्पेयरमेंट जो है फंक्शंस किसके रहेंगे? फोर्थ और फिफ्थ जो फिंगर है उनके। साथ साथ समटाइम्स जो मिडिल फिंगर्स होती है उनमें भी जो फंक्शंस है वो इम्पेयर रहेंगे इस रिपेयरमेंट की वजह से। आगे देखिए, इंडिपेंडेंट सेल्फ केयर इज इम्पेयर्ड फॉर ए फ्यू डेज आफ्टर सर्जरी बिकॉज द हैंड इज बैंडेज। देखिए ये सर्जरी हुई है तो सीधी सी बात उस पेशेंट को बैंडेज भी करी हुई है और उसकी जो मिडल फिंगर हो चाहे फोर्थ और फिफ्थ फिंगर हो तो वो तो प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है। तो हमें यही तो असेसमेंट करना है उसमें। जो पेशेंट है वो मतलब अपनी सेल्फ केयर अच्छे से नहीं कर पा रहा है और अगर मान लो कोई उसका रिलेटिव है उसने केयर नहीं की और उसने अपने हाथों से कर ली तो कुछ ना कुछ दिक्कत उस पेशेंट में हो सकती है। इसलिए उस पेशेंट में जब भी वो बाथिंग करे, चाहे ग्रूमिंग करे, चाहे वॉकिंग करे, चाहे फिर वो टॉयलेटिंग करे, तो उस पेशेंट को आपको क्या करना है? असिस्ट करना है। ओके, आगे देखिए, इंटरवेंशन इन्वॉल्विंग द लॉ एक्सट्रीमिटीज़ आर इररिलेवेंट। जो लॉ एक्सट्रीमिटीज़ वाला है
ये इंटरवेंशन आपका क्या है, इरिलीवेंट है। ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड, द इलास्टिक बैंडेज शुड बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई एंड रिमूव ओनली द सर्जन। जो भी इलास्टिक बैंडेज है वो क्लीन और ड्राई होनी चाहिए, और उसको रिमूव कौन करता है, सर्जन करता है, नर्स का काम नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि डिक्रीज एडिमा फ्रीक्वेंट यहाँ पे वो इलास्टिक बैंडेज, हाँ, फ्रीक्वेंट री रेपिंग द इलास्टिक बैंडेज, ये आपका काम नहीं है, ये सर्जन का काम है उसको रिमूव करना। और जो भी इलास्टिक बैंडेज होती है जब किसी पर्सन को लगी होती है तो उस पर्सन में इस बैंडेज को क्लीन और ड्राई रखना होता है। ओके, अगला सवाल देखिए। A nurse has reviewed the upper arm blood pressure results for a multiple children's between the age of 3 to 5 years। देखिए 3 से 5 साल तक के बच्चों के आपने क्या किए, ब्लड प्रेशर चेक किए हैं। अपर आर्म ब्लड प्रेशर आपने 3 से 5 साल तक के बच्चों का लिया है। अब आगे पूछा क्या जा रहा है, विच बीपी रीडिंग शुड द नर्स इवेलुएट एज बीइंग एन नॉर्मल बीपी फॉर दिस एज ग्रुप। जब आपने बीपी रीडिंग ली तो एज ए नर्स आपने क्या इवेल्यूएट किया कि सभी जो भी एज ग्रुप के बच्चे हैं 3 से 5 साल तक के लेकर, इन बच्चों में नॉर्मल या फिर एबनॉर्मल बीपी आपने क्या देखी। ये आपको सवाल पूछा जा सकता है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के अंदर। आपको क्या किया है कि एक ग्रुप दिया गया है 3 से 5 साल तक के बच्चों का, और उनमें आपने बीपी ली है, तो ऐसी कौन सी वो एबनॉर्मल फाइंडिंग्स आपको देखने को मिलेगी इन बच्चों के अंदर। तो देखिए ऑप्शंस आपको दिए गए, फर्स्ट 96 to 42 mmHg, नेक्स्ट है 1012 to 57 mmHg, नेक्स्ट है 112 to 66 mmHg, नेक्स्ट है 1152 to 68 mmHg। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट 96 to 42 mmHg। ये इन बच्चों के अंदर एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। ये जो 3 से 5 साल तक के बच्चे जिनके ऊपर आपने ब्लड प्रेशर असेस किया है, इन बच्चों में एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा 96/42 mmHg। देखिए इसको रैशनल से और समझते हैं। चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 1 month to 2 year हैव मीन ब्लड प्रेशर ऑफ 95 to 58 mmHg। यानी 1 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चों में नॉर्मल जो बीपी होती है वो कितनी होती है, 95/58 या 58 mmHg। ए बीपी रीडिंग 96/42 mmHg हैज़ मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर ऑफ 60 विच इंडिकेट इनसफिशिएंट परफ्यूजन ऑफ टिश्यूज़। तो एबनॉर्मल बीपी आपको ये क्यों देखने को मिल रही है यहाँ पे, देखिए जो आपने बीपी रीडिंग ली है इसमें अगर 96 से 92 mmHg इनकी बीपी आ रही है, तो ये इंडिकेट करती है कि इन बच्चों में इनसफिशिएंट परफ्यूजन ऑफ टिश्यू हो रहा है। यानी जो मेन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर या फिर जो मेन आर्टेरियल प्रेशर है MAP वो कितना आ रहा है इनमें, 60। मेन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। SBP यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 into या फिर 2 ब्रैकेट आप कर सकते हैं यहाँ पे DBP यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन 3 यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आपको यहाँ पे जो भी फाइंडिंग्स सवाल आपको पूछा जा सकता है MAP आपको निकालनी होगी वहाँ पे। तो MAP जब आप निकालेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले SBP सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेना है, उसको प्लस करना है किससे, 2 इंटू या फिर 2 ब्रैकेट DBP जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसको 2 से गुना कर दीजिए और उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद में सभी वैल्यूज जो भी आपके पास में वैल्यू आती है उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, वो आपकी वैल्यू हो जाएगी मेन आर्टेरियल प्रेशर। अभी 2020 में ये सवाल पूछा गया था MAP को लेकर, MAP के लेकर आपको यहाँ पे सवाल पूछा गया था 2020 एम्स नॉर्सेट की एग्ज़ाम में। वहाँ पे आपको वैल्यू दी गई थी, ब्लड प्रेशर आपको दिया गया था और कहा गया था कि अब आपको ये फाइंडिंग दी गई है तो आप MAP मेन आर्टेरियल प्रेशर बताइए कि कितना आएगा, है ना। तो ऐसे न्यूमेरिकल सवाल भी पूछे जाते हैं, कुछ ड्रग कैलकुलेशन के सवाल भी पूछे जाते हैं, वो भी हम करेंगे। बट अभी यहाँ पे MAP जान लीजिए कि MAP होता क्या है। देखिए MAP का फॉर्मूला आपको पता चल गया, ये MAP का फॉर्मूला है। द मेन ब्लड प्रेशर ऑफ द फॉर ए चाइल्ड 2 to 5 years ऑफ 101/57 या फिर 57 MAP इज़ 74। यानी जो बच्चों का ब्लड प्रेशर है 101/57 mmHg आ रहा है, तो MAP क्या है 74 आ रही है उसमें। यानी जब आपने कैलकुलेट किया तो 74 MAP आ रही है, तो ये क्या है नॉर्मल है। आगे देखिए द 90th
19th परसेंटाइल ब्लड प्रेशर इज 112 टू 66 mmHg, MAP इनमें आ रहा है 82। अगर 60 से कम MAP आता है तो टिश्यू परफ्यूजन होता है। क्या होता है? टिश्यू परफ्यूजन, इनसफिशिएंट टिश्यू परफ्यूजन उनमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर 60 से अबव वैल्यूज आ रही है तो वो क्या है? नॉर्मल है। ओके, बाकी यहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस आपको दे रखी है। एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका जो था वो क्या कौन सा था? ऑप्शन फर्स्ट। द 95th परसेंटाइल ऑफ, यहाँ पे सारी चीज़ें अलग अलग दे रखी है, जो भी यहाँ पे वैल्यू दे रखी थी उनके सभी के MAP दे रखे हैं, देख लीजिए इनको, है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा आज की इस वीडियो का। द पेरेंट्स ऑफ ए पीडियाट्रिक क्लाइंट्स रिपोर्ट्स दैट देयर चाइल्ड इज एक्सपीरियंसिंग palpitations, dizziness, diaphoresis and chest pain. The client is diagnosed with supraventricular tachycardia. A nurse instructs the parents on techniques to reverse future episode of SVT. Which technique stated by a parent indicate further teaching is needed? देखिए पेरेंट्स है जो पीडियाट्रिक यूनिट के अंदर आए हैं और अपने बच्चे को लेकर आए हैं। बच्चे के अंदर जो कंडीशंस डेवलप हो रही है वो कौन सी है? पाल्पिटेशंस, डिजीनेस, डायाफोरेसिस, चेस्ट पेन, ये सिम्टम्स उस बच्चे के अंदर देखने को मिल रहे हैं। और ये किसकी वजह से हो रहे हैं? SVT, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया उस बच्चे को हो रखा है। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया उस बच्चे को हो रखा है। नर्स जो है वो इंस्ट्रक्ट करती है उसके पेरेंट्स को एक टेक्निक के बारे में, जिससे कि फ्यूचर में इस प्रकार के एपिसोड्स ना हो या फिर इस प्रकार की जो कंडीशंस है वो डेवलप ना हो। तो यहाँ पे आप कौन सी टेक्निक जो है उन पेरेंट्स को बताएंगे जिससे कि इस बच्चे में SVT के इस प्रकार के एपिसोड्स ना आए। देखिए ऑप्शंस आपको दिए गए। फर्स्ट है रेप द चाइल्ड हेड विथ कोल्ड एंड वेट टॉवेल। नेक्स्ट मसाज द चाइल्ड कैरोटिड आर्टरीज बायलेटरली। नेक्स्ट हैव द चाइल्ड परफॉर्म ए वाल्सल्वा मैन्यूअर्स। नेक्स्ट एडमिनिस्टर मेडिकेशन आफ्टर टेकिंग द चाइल्ड पल्स फॉर 1 full minute। इनकरेक्ट, सॉरी मिनट। देखिए अगर यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर जो है वो करना है ऑप्शन सेकंड, मसाज द चाइल्ड कैरोटिड आर्टरीज बायलेटरली। अगर SVT का पेशेंट है या फिर SVT से सफ़र कर रहा है बच्चा, तो जो कैरोटिड आर्टरीज है उनमें मसाज आपको करनी है बायलेटरली, दोनों हाथों से आपको क्या करनी है? वहाँ पे मसाज करनी है, जिससे कि इस प्रकार के एपिसोड्स उस बच्चे के अंदर फ्यूचर के अंदर ना हो। तो ये जो टेक्निक है वो उन पेरेंट्स को आपको बतानी है। इसको रेशनल से और जानते हैं, इसके बाद शायद एक क्वेश्चन और होगा। फर्दर टीचिंग इज नीडेड व्हेन द पेरेंट स्टेट्स टू बायलेटरली मसाज फॉर कैरोटिड आर्टरीज। जो आप टीचिंग देंगे उन पेरेंट्स को वो क्या देंगे कि जो बायलेटरली मसाज है वो आपको कैरोटिड आर्टरीज की करनी है। This should not be employed to severe SVT because it may restrict blood flow। ये कोई सीवियर SVT नहीं है, मतलब इसकी वजह से कोई भी ब्लड फ्लो है वो रेस्ट्रिक्ट नहीं होगा, और रेस्ट्रिक्ट नहीं होगा तो SVT नहीं होगा। तो ये आपको बताना है। मसाजिंग ऑफ कैरोटिड आर्टरीज यूनिलेटरली हाउएवर इज ए टीचिंग यूज्ड टू कन्वर्ट SVT एंड शुड बी इंक्लूडेड इन टीचिंग प्लान। अगर जो कैरोटिड आर्टरीज की मसाज आप यूनिलेटरली आप बता रहे हैं तो ये क्या करते हैं? ये टेक्निक SVT को कंट्रोल तो करेगी बट उतना कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ओके, आगे देखिए रैपिंग ए चाइल्ड हेड एंड कोल्ड एंड वेट टॉवेल, हैविंग ए चाइल्ड परफॉर्मिंग द वाल्सल्वा मैन्यूवर, या फिर बेयरिंग डाउन एंड टेकिंग द पल्स प्रायर टू एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशंस is a technique that nurse should teach the parent is use the symptoms of SVT or parent because these can potentially convert to SVT rhythm to a sinus rhythm। बाकी जो आपने काम जो भी ऑप्शंस आपको और दिए गए वो भी आपको वहाँ पे उन पेरेंट्स को बताने हैं, बट वो SVT की कंडीशन को सबसाइड नहीं करेंगे। वो जो और सिम्टम्स दिए गए उनसे हम SVT को ठीक कर सकते हैं, बट जो पेशेंट्स हैं उनको टेक्निक जो आप बता रहे हैं उनमें मतलब जो आपने टेक्निक बताई वो उस SVT की कंडीशन को ठीक नहीं कर पाएगी, बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है? वो आपको ऑप्शन सेकंड करना है, जिसमें बायलेटरली मसाज के बारे में बताया गया है, तो वो आपको बताना है। अगला सवाल देखिए, लास्ट सवाल। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, लेकिन बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। लेंथी हो जाए बट अपने को सीखने को अच्छा मिले, बस यही मैं चाहता हूँ। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन, which laboratory test results should a nurse monitor in evaluating a long term success of a child control of type 1 diabetes mellitus। नर्स आप मॉनिटर कर रहे हैं ये लेबोरेटरी टेस्ट को, जिसमें इवेल्यूएट मिल रहा है, मतलब बढ़ा हुआ मिल रहा है क्या? लॉन्ग टर्म सक्सेस ए चाइल्ड कंट्रोल
ऑफ टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस। एक बच्चा काफ़ी लंबे समय से टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस से सफ़र कर रहा है, तो आपने लेबोरेटरी टेस्ट जो है वो चेक किए, कौन सी वैल्यू जो है वो आपको बढ़ी हुई मिलेगी। देखिए ऑप्शंस, फर्स्ट है हीमोग्लोबिन A1C लेवल, नेक्स्ट है ब्लड इंसुलिन लेवल, नेक्स्ट है ब्लड ग्लूकोज लेवल, नेक्स्ट है यूरिनरी ग्लूकोज लेवल। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, हीमोग्लोबिन A1C लेवल। हीमोग्लोबिन A1C जो लेवल है वो बढ़ा हुआ मिलेगा किन में, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट्स के अंदर। जानते हैं इसको रेशनल से। और ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, मतलब इसका दूसरा नाम है हीमोग्लोबिन A1C। हीमोग्लोबिन A1C बोल दीजिए या फिर ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बोल दीजिए। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन इज यूज्ड टू मेजर लॉन्ग टर्म सक्सेस because glycated hemoglobin provides an index of average blood glucose level over the past 2 to 3 months। यानी जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है वो अगर बढ़ा हुआ है ब्लड ग्लूकोज लेवल में 2 से 3 महीने से अगर ये बढ़ा हुआ है तो ये इंडिकेट कर रहा है किसको, टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटिस को। आगे देखिए, द रिजल्ट ऑफ अदर लेबोरेटरी टेस्ट प्रोवाइड विल एवेलुएट ओनली शॉर्ट टर्म सक्सेस। यानी जो अदर जो आपको यहाँ पे लेबोरेटरी टेस्ट दिए गए हैं ये शॉर्ट टर्म सक्सेस को इवेलुएट करने के लिए दिए गए हैं। लॉन्ग टर्म आपको पूछा जाए कि लॉन्ग टर्म मेजरमेंट क्या करेंगे अगर टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस हुआ है तो उस पेशेंट में ग्लाइकेटेड जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो हम प्रत्येक 3 महीने से या 2 से 3 महीने से हम ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन चेक करते रहेंगे। सवाल ये भी पूछा जाता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन या फिर हीमोग्लोबिन A1C जो टेस्ट है वो कितने दिनों बाद में परफॉर्म किया जाता है। तो प्रत्येक 3 महीने से ध्यान रखिएगा, प्रत्येक 3 महीने से ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो चेक किया जाता है टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट्स के अंदर। दोस्तों ये थी आज की ये वीडियो और आज का ये जो पेपर ये अपना कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करूंगा कि सभी सवाल आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्द से जल्दी मिलते रहे। और अगर आपने ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को भी आप डाउनलोड कर लें। वहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर्स, BPCCHN का कोर्स और कुछ जो शॉर्ट MCQs और उनके आंसर्स और ये जो भी फ्री टेस्ट वगैरह की जो भी PDF है वो आपको उससे शॉर्ट MCQs के कोर्स के साथ में आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसको बाय करके भी पढ़ सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।